बच्चों आप में से मुझे कोई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कंप्यूटेशन सुना सकता है? जी सर। बोले। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, फिर उसमें परचेजेस ऐड करेंगे, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अवेलेबल सेल आएगी, फिर उसमें से एंडिंग लेस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ओके, इसका मतलब है आपको अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कंप्यूटेशन याद है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कंप्यूटेशन जैसी ही है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से। तो अब शुक्रिया आपका बहुत बहुत, अरीशा ने बताया था कि भाई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो है वो डेबिट में आएगी, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री की नेचर इनकम के जैसे होती है और उसे क्लोज करने के लिए हम डेबिट में लिखते हैं। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आ गई डेबिट में। और अब बताओ इस सवाल में कितनी है? 32,500। ये अमाउंट गिवन थी या तुमने अपनी अकल से निकाली है? निकालिए सर। अच्छा चलो हम भी डिस्कस कर लेते हैं कैसे निकाली है। सामिया तुम्हें पता है कैसे निकाली है अमाउंट? हमारे पास पहले से कितने वैक्यूम क्लीनर थे? 300 300 पहले। सर वो गलत निकाल दी मैंने। पहले से? अच्छा कोई बात नहीं ना, छोड़ो, तुम मुझे बताओ कितने वैक्यूम क्लीनर थे पहले से। अबे सामिया क्या कर रही हो? पहले से 100 थे। हाँ 100 थे ना। 600। 100 थे 600 रुपए वाले। जी सर। सही है, तो ये तो बिगिनिंग है। इसके बाद क्या आता है? और हमने कितने खरीदे? 300। 300। कितने हो गए? 400। 400। कंपनी पीरियोडिक सिस्टम के साथ कौन सा मेथड इस्तेमाल करती है? फर्स्ट इन फर्स्ट टाइम। आउट। उर्दू में मतलब बताओ इसका। जो पहले जो खरीदा है पहले आएगा वो पहले आएगा। जो पहले खरीदा है पहले आएगा वो पहला वो जाएगा। पहले बेचेंगे। सही है, जो सबसे पहले खरीदा वो सबसे पहले आएगा। जो नहीं जाएगा, जो सबसे पहले खरीदा है वो सबसे पहले जाएगा, फीफो मेथड। जाएगा। तो भाई सबसे पहले कितने यूनिट थे आपके पास? 100। तो सबसे पहले वो चले गए। टोटल यूनिट रुखसत कितने करने हैं आपने? 250। और 100 पहले, 250 और 100 पहले वाले ऑलरेडी हमारे पास से चले गए। चले गए। कितने बचे? 150 150 150 बचे। 150 किस कैटेगरी में से बचे? वो जो हमने बाद में खरीदे थे और जो उसमें से बाद में खरीदे थे। एक कितने का था? 300 का। 300। तो इसका मतलब है हमारे, एक 600 रुपए का था। तो ये 300 क्यों बोलनी है? सर जो खरीदे थे ना हमने। एक कितने का था? एक मिनट। 650 का। शुक्रिया यार, ये सामिया ने भी 600 लिख के भेज दिया। सर आप जो परचेज किए वो पूछ रहे हैं या ओपनिंग वाले पूछ रहे हैं? परचेज वाले पूछ रहे हैं ना आप? हाँ मैं पूछ रहा हूँ एक कितने का था जो हमने और खरीदे थे? वो 650 650 का। का था। तो बेटा उसी 300 में से 150 बचे हैं ना। यस सर। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैं आसान लफ्जों में कह देता हूँ, आपके पास सबसे पहले 100 वैक्यूम क्लीनर थे, आपने 300 और खरीदे, 400 हो गए। आपने कितने वैक्यूम क्लीनर बेचे? 250। बेटा तो सबसे पहले कौन से वाले बेचे होंगे मेरा बच्चा? जो 100 थे वो वाले, जो ओपनिंग वाले। 100 थे वो वाले पहले ओपनिंग। 100 बेच दिए। और मजीद कितने बेचोगी कि तुम्हारा टारगेट अचीव हो जाए? 150। 150। 150 कहाँ से बेचोगी? तुम्हारे पास तो शुरू में थे ही 100। 300 में से बेचेंगे। 300 में से बेचेंगे, कितने बेचेंगे? 150। 150। तो ऑटोमेटिकली बच जाएंगे 150। कितने रुपए वाले? 650। 650 वाले। बस, तो 650 को 150 से कर दीजिए आप सब। मल्टीप्लाई 225। 97500। क्या जवाब है? 97500। 97500। अब बताओ और क्या चीजें होती हैं कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल का हिस्सा? सर हमने
हमने ऊपर वाले भी तो बेचे हैं, 100 में से भी तो बेचे हैं 600 रुपए वाले। ये क्या हो गया आज, मेरी तबीयत खराब है ज्यादा। क्या बोल रही है अरीशा, ये तुम्हें सर समझ जी, आ रहा है? सबसे ज्यादा हमने बेचे 100, वो 600 रुपए वाले वो ऐड नहीं होंगे इसमें? अबे पठान, ये क्या लिखा हुआ है? एंडिंग। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? बोलो ना। एंडिंग मर्चेंडाइज एंडिंग। तो बेटा मैं बेचने वाले थोड़ी लिख रहा हूँ, मैं तो बचने वाले लिख रहा हूँ मेरा बच्चा। याद आया? जी सर। हाँ ना, तुम बेचने वाले क्यों लिखवा रही हो? मुझे बेचने वाले थोड़ी लिखने हैं, मुझे बचने वाले लिखने हैं। सही है। अच्छा और बताओ, जी सर। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का चीजें कौन सा हिस्सा, कौन सी चीजें हिस्सा होती हैं? अब क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, परचेजेस लिखेंगे। परचेजेस कितना था? 1,95,000। 1,95,000। 1,95,000 के बाद 195 बोला ना आप लोगों ने? यस सर। अब बताओ और क्या चीज है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग और बोलो, अमाउंट बताओ। 60,000। 60,000 पे कोई कंफ्यूजन? नो सर। ये तीनों कॉस्ट के फैक्टर हैं अगर आप गौर से देखें। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में ऐड होता है परचेजेस, फिर आता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, फिर लेस होता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में ऐड होती है परचेजेस, तो आती है कॉस्ट गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, लेस करते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब तुम खुद देखो, ये तीन फैक्टर अगर यहाँ पे आ गए तो ऑटोमेटिकली क्या पता चल रही है? कॉस्ट ऑफ कॉस्ट। इंस्टॉलमेंट सेल। हाँ, और इंस्टॉलमेंट सेल को हमने डेबिट कर दिया, यानी अपनी इनकम को। तो अब अगर तुम डिफरेंस लो इस तरफ, यहाँ 347,500, और यहाँ पर क्या बन रहा है बताओ? 2,55,000। कितने रुपए कम है? अमाउंट बताओ। 92,500। अरीशा आप बताओ, आपका डीजीपी इतना ही आया है या कुछ और आया है? यस सर, 92,500। इसका मतलब है हमने कॉस्ट को रिकॉर्ड किए बगैर कॉस्ट के फैक्टर्स सर को पहले वाला तो यही आया था। तो पहले वाला ही पूछ रहा हूँ मैं, जो तुमने डायरेक्ट कॉस्ट की एंट्री बना के किया है, उसी सवाल का पूछ रहा हूँ मैं अरीशा तुमसे। जी सर। तो फर्क समझ में आया क्या है? यस सर, 92,500। अबे फर्क पूछ रहा हूँ मेरा बेटा, फर्क क्या है? सर सिर्फ कॉस्ट हमने रिकॉग्नाइज नहीं करनी हाँ, मतलब हमने कॉस्ट पहले। को रिकॉर्ड नहीं किया, कॉस्ट के फैक्टर्स को क्लोज कर दिया। सही है, हमने कॉस्ट के जी फैक्टर्स सर। को क्लोज कर दिया है, और जब कॉस्ट के क्लोज फैक्टर कर क्लोज दिया। होते हैं तो ऑटोमेटिकली डीजीपी की अमाउंट पता चल जाती है। अब जैसे डीजीपी आता है, बताओ क्या करवाते हैं? रेट निकालते हैं। रेट निकालते हैं। निकालो। 37%। 37%। एक्यूरेट, एक्यूरेट या फिर राउंड कर रहे हो? सर एक्यूरेट है। ओके। अब तुम कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस ऑन रिपोजिशन करने के काबिल हो। क्या कहा मैंने? अब तुम कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस ऑन रिपोजिशन करने के काबिल हो। क्या कह रही है सामिया? कह रही है कैसे?
सामिया डीजीपी की अमाउंट को डिवाइड कर दो इंस्टॉलमेंट सेल से 92,500 डिवाइड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डीजीपी का रेट जैसे निकालते थे। जल्दी बताओ। सामिया को मेरी आवाज आ रही है? वो कह रही है रेट कैसे। मैं कह रहा हूँ भाई डीजीपी की अमाउंट को अरे ये क्या लिखा हुआ है? क्या हो गया? 1,50,000 कहाँ से हो गई भाई? सामिया क्या कह रही हो बेटा? इंस्टॉलमेंट से ये लिखी तो है। पॉइंट बी की एंट्री क्या बनाई थी बताओ सामिया? हाँ, सामिया की याददाश्त चली गई। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट, और कितने वैक्यूम क्लीनर बेचे थे? 250। एक वैक्यूम क्लीनर 1,000 रुपए का था। अभी तुम और मेरी तबीयत खराब में और तफरियाँ कर तुम, ताकि जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा सकता हूँ वही भूल जाऊँ। हाँ, लॉस ऑन रिपोजिशन निकाल लिया अरीशा ने। मैं थैंकफुल हूँ अरीशा का। अब तुम भी निकालो जल्दी से सामिया लॉस ऑन रिपोजिशन। कैसे निकाला मैं बताता हूँ। अच्छा भाई, उसने क्लियरली बोला है कि एक इंस्टॉलमेंट कलेक्ट नहीं होगी। सही है। इसका मतलब है एक इंस्टॉलमेंट है कितने की? 200। तो 200 रुपए है कैंसिल्ड अमाउंट। इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल कैंसिल डायरेक्ट लिखना है 200। लेस करेंगे उसमें से, बोलो क्या? डीजीपी 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 की अमाउंट कैसे निकालोगी? 200 मल्टीप्लाई बाय 37%, 37%। 74 आएगी। 74 इसका मतलब है 74 रुपीज आप क्या कर दोगे? लेस कर लेस कर देंगे। देंगे कितने में से? 200 में से। 200 में से। तो वो जो कस्टमर आपका वैक्यूम क्लीनर लेके और पैसे नहीं दे रहा था, आपको वैक्यूम क्लीनर की मौजूदा कीमत पता चल गई चल 126। 126। इसका मतलब है तुम्हारा वैक्यूम क्लीनर 126 में बिक जाना चाहिए, लेकिन बिकेगा कितने में? 100 रुपए में। तो क्या हुआ? 100 रुपए में 26 रुपए क्या हुआ मेरा बेटा? लॉस। लॉस हुआ है चैंपियन होगा तुम। 26 रुपीज। अब सब लोग समझ गए। अब इस एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हो, लॉस ऑन रिपोजिशन को रिकॉर्ड कर सकते हो। नहीं कर सकते तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, बोलो। सर वैसे ही करेंगे ना जैसे उसमें करते थे परपेचुअल हाँ सिस्टम। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, करो। हाँ बोलो, एंट्री भी तो बोलो साथ साथ यार कोई। डीजीपी डेबिट होगा 74,000 से। डीजीपी मर्चेंडाइज डेबिट, इन्वेंटरी भी डेबिट होगी डीजीपी डेबिट और और साथ। लॉस ऑन मर्चेंडाइज डिपोजिशन डेबिट होगा 26 से। 26 और इंस्टॉलमेंट अकाउंट और रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 200 से। कोई एतराज? नो सर। इसके बाद अब वो जो डीजीपी की एंट्री तुमने बना ली थी रिकॉग्नाइज करने की, जिसकी वजह से तुम्हें रेट पता चला और तुमने गेन और लॉस मालूम किया, अब तुम डीजीपी को एडजस्ट करने का सोचो। सर कैसे एडजस्ट करूं डीजीपी को? जितने रुपए मौजूद, जितने रुपए कैश आया, जितने रुपए कैश आया उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो। कितने रुपए कैश आया?
मेरे मुताबिक 2,49,800 रुपीज कैश आया है, बताओ आया है या नहीं? 92,426 जो है RGB। अच्छा पहले ये तो बताओ मैंने सही बोला है? 2,49,800 कैश आया। जी यस सर। सर। हालांकि कैश ऑल इंस्टॉलमेंट वर्क कलेक्टेड लिखा, लेकिन एक कस्टमर फेल हो गया ना, वो डॉक्टर, अपना डॉक्टर क्या नाम है उसका, जिसने वैक्यूम क्लीनर के पैसे आखिरी इंस्टॉलमेंट अदा नहीं की। नहीं नहीं की की थी। थी। हाँ तो वो फेल हुआ ना, तो बस उसी के 200 रुपए नहीं आए, बाकी 2.5 लाख रुपए में से पूरी अमाउंट कलेक्ट हो गई। इट मींस 2,49,800 कलेक्ट हो गया। वेरी गुड। 2,49,800 का कितने परसेंट ले लिया? 37%। बोलो आरजीबी कितना निकला? 92426। 9426 924 ओके 92,426 रुपीज। अब इसके बाद क्या एंट्री बनते हैं कंप्यूटेशन करने के बाद? बोलो। DGB डेबिट, RGB क्रेडिट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। उसके बाद फिर आरजीबी को हम एडजस्ट कर लेंगे ना फाइनल सेटलमेंट वाली। हाँ बोलो ना क्या एंट्री बनेगी? आरजीबी डेबिट होगा और लॉस, आरजीबी क्रेडिट होगा 92,426 से, और लॉस ऑन पोजीशन डेबिट होगा 100 से, और जो लॉस ऑन डिफरेंस आएगा वो डिपोजिशन तो रिटेन होता है अर्निंग में डेबिट चला में बेटा, लॉस ऑन डिपोजिशन तो होता है डेबिट में, तुम और डेबिट कर दो। जाएगा। क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। हाँ आरजीबी डेबिट, लॉस ऑन डिपोजिशन क्रेडिट, और क्रेडिट करेंगे, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। रिटेन अर्निंग क्रेडिट। RGB। आरजीबी डेबिट, लॉस ऑन डिपोजिशन क्रेडिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। सही है? यस सर। जी सर। पीरियोडिक सिस्टम में क्या बहुत बड़ा चेंज आया? सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का तरीका चेंज आया। अब आप जल्दी से आए। अबे यार 5 ईयर पे अभी फट नहीं थी। अच्छा अब आपको बताता हूँ कहाँ है। वो वाले सवाल पे आ जाए जिसमें आप मुझे बोलनी थी ना, 3 यार। 2012। हाँ इंटरनेट डिस्टर्ब हो रहा है तो चलो। सर 9 प्राइवेट में भी है। हाँ हाँ बस एक कोई भी डिस्कस कर लेते, 12 प्राइवेट कर लेते, सही है? प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 5। 5। Sana Company Limited sell merchandise on installment basis. The transaction for the year ended December 31st, 2011 are as under. ए से लेके के तक ट्रांजैक्शन भरी हुई है। अब सामिया में चली गई। ए से लेके और के तक ट्रांजैक्शन है, और आज सवाल में पहला चेंज बताओ क्या नजर आया? पहली यूनिक चीज सर इसमें कैश कलेक्शन जो है वो अलग अलग दी हुई है ईयर्स की। ना सिर्फ अलग अलग दी हुई है, बल्कि इससे पहले वाले सवालात में जिस साल हम सामान बेच रहे थे उसी साल के पैसे रिसीव कर रहे थे। लेकिन आज हम बैठे हैं 11 में, और 10 11 9 10 11 तीनों ईयर के पैसे वसूल कर रहे हैं। सही है 11 में। जी। हम बैठे हैं 11 में और 9 के पैसे भी मिल रहे हैं, और 10 के। 10 के भी। कोई दिमाग में सवाल आया तो पूछो। नहीं? फिर दोनों के सवाल नहीं आ रहा भाई। मैंने जिन लोगों को 2009 में सामान बेचा था इंस्टॉलमेंट पर,
उन्होंने मुझे 9 में भी पैसे दिए होंगे, 10 में भी दिए होंगे, और 11 में भी। 11 जब तक उनके पूरे पैसे मुझे मिल नहीं जाते मैं उनसे पैसे लेता रहूंगा, और उस अमाउंट में मेरा डीजीपी थोड़ा थोड़ा क्या बनता रहेगा, RGP। RGP। बस सिंपल सी बात। तो तीनों को सर अलग अलग क्यों रखा है? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमने तीनों को सेम डीजीपी रेट पे बेचा हो। कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करती और बढ़ाती, भी है। तो इसका मतलब है डीजीपी कम ज्यादा होता है। तो अगर हमने 2009 में किसी को बेचा होगा तो उसका डीजीपी रेट अलग होगा, 10 का अलग होगा, और 11 का अलग अलग होगा। अलग हो। तो आपके सामने आज सवाल में दूसरी खास बात यह है कि डीजीपी का रेट भी दिया हुआ है। पहला, 2009 का दिया है 42%। और 10 का 44। 10 का दिया है 44%। और जिस शेयर में हम बैठे हैं उसका रेट निकालने की तो हम चैंपियन है। क्या ख्याल है? जी जी सर। सर। इत्तेफाक से सवाल के रिकॉर्ड में लिखा है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम से करना है ये सवाल। तो एक काम ये करो, 1 बाय 1। पहला पॉइंट, हेमंत पढ़ के बोले एंट्री बनेगी या नहीं, और बनेगी तो बोल दे, नहीं बनेगी तो नहीं बोलो। बी पॉइंट फिर अगला वाला पढ़े, एंट्री बनेगी तो बोलो, नहीं बनेगी तो नहीं बोलो। चलो हेमंत बिस्मिल्लाह। सर सबसे पहले हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है जिसकी एंट्री नहीं बनेगी। ओके हरीशा। सर बनेगी परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट नेक्स्ट 4 लाख। हेमंत। इसके बाद फिर बनेगी परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट 2 लाख। नेक्स्ट हेमंत ओ हरीशा। सर बनेगी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट 8 लाख। अच्छा मेरा बेटा, अब जब तुम ये एंट्री लिखोगे ना तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल के आगे 2011 लिखना वाजिबुल कत्ल हो जाएगा। सर क्यों? जी सर। इसलिए कि ये इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल अलग अलग ईयर के हैं। मैं अगर इनको बायफरकेट नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे किस रिसीवेबल में कितने % डीजीपी है? हर रिसीवेबल में अलग अलग प्रॉफिट की परसेंटेज होगी, समझ रही हो? जी सर। तो एंट्री बनाते हैं सिर्फ इतना सा काम करना है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2011 डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट। बस। क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल के आगे नाम लिखना है, उसके बाद आगे चलो। अरे हेमंत की बारी है ना? यस सर। तो फिर इसकी 3 अलग अलग एंट्रियां बनेंगी ना? तुम्हारी मर्जी है, कंपाउंड बनाना चाहती हो? जी सर। फिर कैश को हम तीनों को ऐड करके लिख देंगे और फिर वो पहले अकाउंट रिसीवेबल लिख देंगे कंपाउंड में तीनों को प्लस करके। क्या बोला, दोबारा बोलना। कैश को प्लस करके लिख देंगे। सर हम कलेक्ट कर रहे हैं ना तीनों ईयर का, हाँ हाँ, तो कैश को कर लिया ना प्लस, और फिर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट नहीं होगा इतने से ही। प्रॉपर बोलो ना, प्रॉपर अलग अलग होगा ना, 2011 अलग, 2010 अलग, 2009 अलग। कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2011, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2009, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2010। हरीशा ये एंट्री हेमंत ने क्रेडिट। बतानी थी, अब तुमने उसकी बारी खा ली है। तो सर हम अकाउंट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल को एक साथ भी तो लिख सकते हैं प्लस करके, जरूरी है 3 ही बने। पठान, वो पूछ अगर रही हूँ। तीनों को प्लस कर देगी तो पता कैसे चलेगा ईयर अलग अलग है ना। कौन से वाले रिसीवेबल से कितने पैसे मिले? यही तो समझा रहा हूँ। इसकी मिसाल देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ, फौरन समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर फर्नीचर सर आगे पर, समझ। नहीं मैं समझा के दम लूंगा, ऐसे कैसे समझ आ गया? फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन हुआ 5,000, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन हुआ 10,000। हम एंट्री बनाए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 15,000 से। सही है? जी सर। हैं? जी। कैसे सही है भाई? फर्नीचर पर हुआ 5,000, बिल्डिंग पर हुआ 10,000। मैं कह रहा हूँ मैं एंट्री बनाऊं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 15,000। एंट्री सही है? सर मुझे ये वाला समझ आ गया, मुझे डेप्रिसिएशन का समझ नहीं आ रहा। ले भाई, मुझे समझ अल्ताफ आ को। गया जो आप कह रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल वाला समझ आ गया मुझे। यार जो बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ा वो कैसे भूल सकती हो तुम? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का अलग होता है और बिल्डिंग का अलग होता है।
तो वो दोनों मिला के लिख सकते हैं क्या? नो सर। तो इसी तरह इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल भी अलग अलग है। और अब समझ लो साथ ही कि जब इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल अलग है तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड एक चीज जुड़ी हुई है। क्या? इसमें क्या शामिल होता है? रेट जो इनके रेट नहीं, इसमें शामिल होता है हमारा डीजीपी। डीजीपी तो वो डीजीपी भी होगा हर ईयर का अलग। अलग। और हर ईयर अलग। का हर ईयर का थोड़ा थोड़ा डीजीपी हम कमाते जाएंगे और उसको एडजस्ट करते जाएंगे। सर कैसे पता चलेगा कौन से ईयर का कितना कमाया? जिस ईयर के जितने पैसे मिलते जाएंगे, हम बैठे हैं 11 में। और पैसे मिल रहे हैं 2009 के, 11 में। तो हम 9 के पैसों पर 9 का रेट लगा देंगे। समझ नहीं आ रहा? बताओ। सर आ गया। आ गया सर। आगे चल रहा हूँ। तो एंट्री मनी, कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट से 11 9 10 11 क्रेडिट अलग अलग। अगली एंट्री बोलो हेमंत। अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट 2,50,000। ओके। पॉइंट नंबर आई के लिए क्या करोगी अरीशा? सर एक्सपेंस हमने पे किए हैं 25,000, तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 25,000। नहीं आई की हाँ अकाउंट रिसीव 2009। सर इसमें कंप्यूटेशन करेंगे। इंस्टॉलमेंट अकाउंट से कैंसिल बता दिया उसने? यस सर। कौन से ईयर का सर ईयर नहीं लिखा हुआ। है? 2009 का। 9 का। अभी पीछे जो सवाल डिस्कस करके आया हूँ आपसे आज अभी, उसमें हम जिस ईयर में बैठे थे कैंसिल्ड भी, उसी ईयर में हो रहा था। लेकिन उस आज ईयर हम में। बैठे हैं कौन से ईयर में? 2011 में। और 11 में कौन से पैसों के बारे में पता चल रहा है कि नहीं मिलेंगे? 2009 के। तो उसका डीजीपी तो ऑलरेडी हमारी बुक में पहले से रिकॉर्ड हुआ हुआ होगा। होगा। तो उस डीजीपी को रिकॉग्नाइज करने की, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। और डीजीपी का रेट भी हमें पता है। तो हम डायरेक्ट आज कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस कर सकते हैं। हमें डीजीपी को रिकॉग्नाइज करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अल्लाह करे नहीं। हेमंत ने भी मेरी बात समझी हो। हेमंत समझ आई? जी सर। अगर नहीं आई तो मैं एक बार रिपीट कर दूं, बोलो। कर दे सर। याद करो, ये एंट्री मैंने ये इत्तेफाक से अभी भी स्क्रीन पे तुम लोगों के सामने, ये एंट्री मैंने कौन सा नंबर पर बनवाई थी पिछले सवाल में? जब तुमने रीपोजीशन पढ़ा था ना, रीपोजीशन, तो मैंने कहा था बेटा रीपोजीशन की एंट्री में तुम्हें सबसे पहले बताना चाहिए लॉस। 26 रुपए लॉस निकाला था तुम लोगों ने। तुमने कहा 26 रुपए लॉस निकालने के लिए कैंसल्ड पता होना चाहिए। मैंने कहा कैंसल्ड तो दिया हुआ है 200। फिर तुमने कहा सर रेट पता होना चाहिए। मैंने कहा रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर अरीशा ने बोला था रेट निकालने के लिए डीजीपी की अमाउंट पता होनी चाहिए। तो मैंने कहा डीजीपी की अमाउंट कैसे निकालते थे? उसने कहा सर इंस्टॉलमेंट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। मैंने कहा भाई कॉस्ट तो आज हमें पता ही नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो फिर हमने कहा ऐसी एंट्री बनाओ जिससे डीजीपी रिकॉग्नाइज हो जाए और वो तमाम फैक्टर्स जो कॉस्ट में शामिल होते हैं वो क्लोज हो जाए। तो हमने ये एंट्री बनाकर डीजीपी को रिकॉग्नाइज किया। एग्री? जी सर। यस सर। और जैसी डीजीपी आया फिर हम निकाला डीजीपी का रेट। फिर रेट। रेट निकालने के बाद हमने कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस ऑन रिपोजीशन की थी, याद है? जी सर। इसी यस तरह सर। लेकिन आज के सवाल में क्योंकि हम बैठे हैं 2011 में और रिपोजीशन है कौन से ईयर की हेमंत? 2009 की। तो आज हमें डीजीपी रिकॉर्ड करने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं अगर है। ये 2011 का ही होता तो मैं कहता कि ठीक है भाई ये 2011 का है, जब तक 2011 का डीजीपी रेट रिकॉर्ड नहीं होगा, डीजीपी रेट नहीं निकलेगा, हम गेन और लॉस मालूम नहीं कर सकते। तो अभी तो तुम कर सकते हो ना। जी सर रेट दिया हुआ है ना तो 2009 में। 8,000 पे कितना परसेंट लगाया? 42%। 42%। तो डीजीपी की अमाउंट आ जाएगी 8,000 में से माइनस कर दोगी, बुक वैल्यू पता चल जाएगी। और वो कह रहा है लेकिन आज मर्चेंडाइज रीपोजेस ही नहीं हुई।
तो आज हेडिंग पता नहीं क्या हुआ। डलेगी? आज हेडिंग डलेगी कंप्यूटेशन फॉर लॉस ऑन कैंसिलेशन। याद रहेगा? चाहो तो लिख लो। यस सर। हेडिंग डलेगी कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस नहीं, कंप्यूटेशन फॉर लॉस ऑन कैंसिलेशन। लॉस ही हुआ होगा लाजमी। गेन और लॉस तो तब होता है जब रिपोजेस करें आप। आज आपने रिपोजेस ही नहीं किया। सही है। जी सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटेशन 4640 आ रहा है। 4640 ये बुक वैल्यू आ रही होगी, है ना? नहीं सर, बुक वैल्यू 3360। अबे तो बुक, लॉस ऑन कैंसिलेशन आ रही है 4640। भाई बुक वैल्यू कैंसिलेशन के बराबर है ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ। जी सर। क्योंकि 8000 में से 42% प्रॉफिट है, वो नहीं भी मिले तो कोई गम। नहीं है। तो नहीं कितने है। रुपए लाजमी मिलने चाहिए? 4640। और आज हमें सामान रिपर्चेज ही, नहीं करना। अबे करना नहीं है, हुआ नहीं भाई, कौन नहीं करना चाहेगा? तो इसका मतलब है जी सर। आज हमें लॉस हो गया। लॉस ऑन कैंसिलेशन कहेंगे इसे, लॉस ऑन रिपोजिशन नहीं कहेंगे, लॉस ऑन। कैंसिलेशन। आगे कैंसिलेशन। इसके बाद बताओ अगली एंट्री हेमंत। सर फिर उसके बाद जो है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 25,000। उसके बाद पॉइंट के बोलो अरीशा। सर डीजीपी निकालेंगे ना। पॉइंट के लिए आपको इसको एज अ एंट्री नहीं लिखना, बल्कि आपने ये वाली एंट्री बनानी है जो स्क्रीन पर है अब। क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है तो वो साथ साथ डीजीपी रिकॉग्नाइज भी हो जाता है। यानी अब आप के पॉइंट पढ़कर ये एंट्री बनाओगे। एग्री? यस जी सर। अब अगली बात सुनो गौर से। जब तुम ये एंट्री बना लोगे तो तुम्हें कौन शहर का डीजीपी पता चलेगा? 2011 का। 2011। उस डीजीपी के आगे क्या लिखोगे ब्रैकेट में? 2011। लाजमी। अब हेडिंग डालोगे अपने पास कंप्यूटेशन फॉर डीजीपी। क्या हो जाता है अचानक लाइट चली जाती है तुम दोनों की? अरे भाई ये एंट्री बना के मैं बोल रहा हूँ, क्या करोगी? कंप्यूटेशन फॉर डीजीपी इतना बोल दिया, एक वर्ड नहीं बोलना मैं, वो तो तुम लोग बोलो। हाँ दोबारा बोलो, कंप्यूटेशन फॉर डीजीपी रेट। रेट। क्योंकि 2011 का रेट हमें पता नहीं। ओके। उसके बाद अब जैसी रेट निकाल लोगी तो तुम कहोगी कंप्यूटेशन फॉर, आरजीपी। और आरजीपी। आरजीपी 3 लाइनों में निकालोगी मेरा बेटा। क्या बोला? जी सर। आरजीपी आरजीबी 3 लाइनों में निकालेंगे। पहले लाइन में लिखोगी आरजीबी 2009 ब्रैकेट ऑन। क्या लिखोगी बोलो? 2009। आरजीबी 2009 लिख दिया ना, बोलो क्या लिखोगे आगे? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 42%। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 42%। एक्सीलेंट। हरीशा उसके बाद बोलो। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 44। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद 3 लाख मल्टीप्लाई बाय जो भी होगा। एग्री? यस जी सर। सर। जब आप तीनों अमाउंट निकाल लेंगे तब आप टोटल कर लेंगे उन्हें। क्या कर लेंगी? टोटल। इतने रुपए आरजीपी आप कमा, चुके हैं। और अब आप एंट्री बनाएंगी। सोच समझ के बोलिएगा, अब दोनों बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। सोच समझ के बोलना क्या एंट्री बनाएंगे। डेबिट और अरे आवाज ही नहीं आई, दोबारा बोलो। सर डीजीपी को डेबिट करेंगे ना। बस डीजीबी को तीनों ईयर अलग अलग डेबिट करेंगे और excellent। आरजीबी को क्रेडिट कर देंगे। हाँ, बेहतरीन बेहतरीन। भाई एमन बेटा, जब इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल हर ईयर का अलग अलग है मेरा बच्चा, तो डीजीपी कॉन्ट्रा एसेट है ना इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का, वो भी अलग अलग जी होगा या नहीं? अलग अलग ही होगा। तो जब मैं उसको एंट्री से आरजीपी बनाऊंगा, जब मैं उसको एंट्री बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? डीजी। अब बोलो हेमंत, तुम ही बोलो। सर डीजीपी को हम डेबिट करेंगे 3 दफा हर ईयर का, और फिर आरजीबी टोटल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। बेहतरीन। और फिर आरजीपी डेबिट।
आरजीपी डेबिट होगा और फिर लॉस क्रेडिट होगा और एक्सपेंस क्रेडिट लॉस होगा ऑन और फिर कैंसिलेशन earning। और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा। इंस्टॉलमेंट अकाउंट से क्या हो गया, एक एक मिनट में लाइट जाती है तुम दोनों की। अब अरीशा की चली गई लाइट। अबे इंस्टॉलमेंट अकाउंट से कहाँ से आ गया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरी भी जाती है लाइट इस वक्त, सबकी सर लाइट। एक्सपेंस और लॉस क्रेडिट होगा ना? हाँ हाँ सही कह रही हो यस हेमंत, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अरीशा ने बोला इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, नहीं इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल नहीं। लॉस क्रेडिट, लॉस ऑन कैंसिलेशन क्रेडिट होगा और एक्सपेंसेस क्रेडिट होंगे और बाकी अमाउंट रिटेन अर्निंग में चली जाएगी। ये जरूरी नहीं होता कि यस हमेशा सर रिटेन अर्निंग क्रेडिट में आए। ये जरूरी नहीं होता कि रिटेन अर्निंग हमेशा, क्रेडिट में आए। क्रेडिट। वो कभी डेबिट में भी आ सकता है। तो मेरा ख्याल है तुम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये सवाल समझ आ गया। जी सर। जी सर। तो ये कर लेना। और और सर नासिक, हाँ सवाल बोलो। सिस्टम से हो तो सिर्फ इसमें एंट्री का फर्क होगा ना, और तो बाकी सेम बस, ऐसे ही होगा। और कोई फर्क नहीं है मेरा बेटा, और कोई फर्क नहीं है। और अब ये सवाल, ना सिर्फ ये सवाल कर लेना बल्कि दो और सवाल है ना, अगर हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, कौन कौन से? मेरा ख्याल है 2009 भी है ना हेमंत? सर वो अच्छी। ऐसी ही बस परपेचुअल सिस्टम है। हाँ तो करना ना बेटा वो भी मेरा बच्चा, बस सर 12, किया हुआ है वो। 12 और 9 कर लो, सही है। अच्छा जी तुमने इसी तरह किया है हेमंत जैसे मैंने सिखाया? सर मैंने एक ही एंट्री बनाई हुई है उसमें भी। हाँ नहीं एक नहीं हर बनाया मेरा बेटा, अच्छा हुआ ना आपने, देखो डिस्कस हो गया। मैं आसरे में इस तरह छोड़ दूं तो मसला हो जाए, पेपर में फिर नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। तो बस आई होप कि आपको समझ आ गया है और आप अल्लाह के हुक्म से आप इस तरह के सवालों से निमट लेंगी। तो कल फिर हम डिफरेंट सवाल मजीद इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा परसों का मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि मैं क्लास नहीं लूंगा वेडनेसडे को। तो अगर मैं नहीं क्लास ले सका तो जो है फिर मैं आपकी क्लास लूंगा फ्राइडे नाइट, अगर आप लोगों के लिए इजी होगा, या सैटरडे। और फ्राइडे को अगर लूंगा तो मैं कोशिश करूंगा 9, 9:30, 9, 9:30, 9:30 से भी पहले आ जाऊं किसी तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों को मुश्किल होगी फिर, मुझे अंदाजा है सुबह आपका सैटरडे को स्कूल होता है। तो अगर आप लोग एग्री करेंगे तो मैं फ्राइडे को ले लूंगा आप कंपनसेट क्लास इसके बजाय, जो बुध को नहीं ले सकूंगा। तो फ्राइडे को मना करेंगे तो सैटरडे को ले लूंगा, सही है। कल इंशाल्लाह ये जी कल डिस्कस कर लेंगे बच्चों से, सही है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, सही। होमवर्क कर लीजिएगा आप, और फिर कल कुछ सर 2 ही सवाल करने हैं ना ये? बस इसमें आप और देख लें अच्छे से, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा है, वरना फिर नया सवाल पढ़ाऊंगा। लेकिन कोशिश करें आप सवाल देखें इत्मीनान से जो पढ़ाए मैंने, बस ये ना हो कि आप कहीं गलती से ऐसा सवाल, मतलब अपनी अकल से अगर कुछ करो ना ये मन, जैसे आज आपने माशाल्लाह अपनी अकल से कौन सा सवाल किया हुआ था 2009, जी लेकिन सर। अगर आप मुझे बोलोगे मैंने कर लिया, तो मैं अपने सामने फाइबर खोल के रख रहा हूँ और ना मैं कुछ कर रहा हूँ। जब आप बोलती हो मैंने कर लिया और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं कहता हूँ ओके। तो अगर कुछ नया हो ना सवाल में तो मुझसे एक बार पूछने में कोई मुजाहिदा नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। बेशक जी आपके सर। आंसर्स भी मैच हो रहे हो, लेकिन एक बार मुझे दिखाना है कि सर ये सवाल में ये नया था, तो मैं कहूँगा ओके इसको ऐसे ट्रीट किया हो। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, सही। और कोई सवाल? ठीक है बेटा, फिर क्लास ऑफ करूँ, कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, सही है बच्चों। हेलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को शायद। जी सर। ओके बच्चों, फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। कल अल्लाह मुलाकात होगी हाफ़िज़। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।